यदि आप भारत और रूस के बनते बिगड़ते संबंधों को सही से समझना चाहते हैं और इस पे अपनी कोई राय बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई अधिकृत रूप से इन चीज़ों के बारे में बोलना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि भारत और रूस का संबंध ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो आए हम रूस की आलोचना कर दें या भारत के कदम को, भारत के स्टैंड को सही ठहरा दें और रूस को हमेशा गलत ठहराते रहें। दोस्तों, इन चीज़ों पे अपनी अधिकृत राय रखने से पहले हमें इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, और ताकि हमें रूस और भारत के शुरू से चला आ रहे संबंधों की गहराई का पता चले और फिर हम कुछ तय कर पाएँ। दोस्तों, ये वीडियो ज़रा लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि हम जिन चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं उसको समझने में, उसको समझाने के लिए थोड़ा वक्त हमें देना पड़ेगा, और आपको भी इसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा। तो ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप पहले ही, अगर आप भारत रूस संबंधों को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो आप मान कर चलिए कि आपको कम से कम आधे घंटे का समय इस वीडियो को सुनने में देना पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा, इस वीडियो को ध्यान से समझना पड़ेगा, और फिर आपके सारे सवालों का, आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस वीडियो के जरिए हो सकता है, ऐसा मेरा दावा है। दोस्तों, अब हम चलते हैं भारत रूस संबंधों को लेकर, इसके अतीत से लेकर के इसके वर्तमान तक। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत यानी हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय रूस ने, जो उस समय रूस साम्यवादी शासन के अधीन था, उस समय रूस ने भारत को लेकर के सहानुभूतिपूर्वक सोचना शुरू किया था और उसने भारत की आज़ादी को खुला समर्थन दिया था। इसलिए हमारी यानी आम भारतीयों की जो एक रूस के साथ एक आत्मीय लगाव भारत के आज़ाद होने से पहले शुरू हो गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद कई मुद्दों पे रूस के साथ हमारा मतांतर रहा, खास करके कोरिया के मुद्दे पे। जब 1950 में कोरिया का युद्ध हुआ तो हमने रूस का अपेक्षित साथ नहीं दिया। फिर 1952 में 1952 में जब जो कोरिया के युद्ध बंदियों का मामला आया, तब भी हम रूस के साथ खड़े नहीं हो पाए। खड़े क्यों नहीं हो पाए, इसकी अलग कहानी है जो कूटनिरपेक्षता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक तरह से दुनिया शीत युद्ध के चपेट में आ गया था। दो ध्रुवीय दुनिया में, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस, और भारत ने ये निर्णय लिया था कि हम न रूस के साथ जाएंगे, न अमेरिका के साथ जाएंगे, और भारत ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, नॉन अलाइन मूवमेंट के रूप में एक नया शुरू किया था। तो वो आंदोलन को हम अलग रखते हैं। और दोस्तों, कूटनिरपेक्षता के नैतिक मूल्यों के कारण नेहरू जी, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, रूस का अपेक्षित सहयोग साथ नहीं दे पाए थे जब कोरिया वार हुई थी और जब 1952 में कोरिया युद्धबंदियों का मामला आया था। लेकिन उस समय के रूसी जो सुप्रीम लीडर थे, उनका नाम था आपका ये स्टालिन, जोसेफ स्टालिन ने युद्ध समाप्त करने में भारत की भूमिका का, खासकर नेहरू जी की भूमिका की सराहना उन्होंने जरूर की थी। बहरहाल, उसी सराहना के बाद भारत रूस संबंधों में थोड़ी सी गर्माहट शुरू हुई और इसको एक शेप देने का काम किए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय रूस में भारत के राजदूत थे। बहरहाल, मतलब इन चीज़ों से चलता चलता जब 1954 तक दोनों देशों के बीच संबंध मधुर होने लगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज भारत और रूस की जो दोस्ती है एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पे आकर खड़ी हो चुकी है। तो एक आम भारतीय होने के नाते हमें सीधे अपने प्रखर राष्ट्रवाद के कारण हमें सीधे रूस को दोषी नहीं ठहरा देना चाहिए और ना ही सीधे भारत को ब्लेम करना चाहिए। हमें इनके तकनीकी बिंदुओं को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलते हैं, पहले हम पुराने संबंधों की बात करते हैं। 1954 में भारत रूस के संबंध में गर्माहट आनी शुरू हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि 1955 में
1955 में जोसेफ स्टालिन के बदले खुश्चेव, निकिता खुश्चेव को रूस की बागडोर मिली, और निकिता खुश्चेव की जब रूस को बागडोर मिली तो वो भारत आए। खुश्चेव ने भारत की यात्रा की और यहाँ पहली बार रूस ने के सहयोग से भारत में भिलाई में स्टील फैक्ट्री लगने के करार पे समझौता हुआ। ये भारत को रूस का सबसे बड़ा तब तक का सपोर्ट था कि भारत में भिलाई में रूस के सहयोग से स्टील सिटी यानी स्टील कारखाना बनने का करार हुआ। ठीक, उसके बाद फिर हमारे क्या नाम है उसके बाद उसी दौरान कश्मीर का मुद्दा और गोवा का मुद्दा, कश्मीर डिस्प्यूटेड तो पहले से था, भारत गोवा को भी पुर्तगालियों के कब्जे से अपने छुड़ा करके भारत के शासन में लाना चाह रही थी भारत सरकार। और लेकिन जो दुनिया के देश थे तमाम, जो दुनिया के खास करके अमेरिका और पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज के जो देश थे वो भारत के इस स्टैंड का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन रूस ने पहली बार कश्मीर और गोवा के मुद्दे पे भारत का समर्थन किया, निकिता खुश्चेव मतलब रूसी सुप्रीमो खुश्चेव के शासनकाल में। इस तरह से दोनों के बीच जो है रिश्ते में की बर्फ पिघलनी शुरू हुई। इतना ही नहीं, अब तक रूस भारत से दूर इसलिए था कि रूस भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आज़ाद होने के बाद प्रक्रियावादी तत्व का हिस्सा मानता था। लेकिन इस घटना के इस दौरान 1955 के बाद रूस ने अपना वो विचार, अपनी अवधारणा को त्याग दिया। अब भारत को भी सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि मानने लगा। इस तरह से दोनों के बीच दोस्ती गहरी हुई और 1955 में जब हंगरी का विवाद हुआ तो भारत ने खुलेआम रूस का साथ दिया। भारत ने जब रूस का साथ दिया तो फिर दोस्ती की गहराई और आगे बढ़ी। फिर 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ। अब रूस के लिए धर्म संकट का समय था क्योंकि चीन साम्यवादी देश था और रूस भी साम्यवादी था, और साम्यवादी देश का प्रणेता उद्गम स्थल होने के कारण रूस जो है ये कभी नहीं चाहता कि रूस की मतलब ये संभव नहीं था कि वो चीन को छोड़ करके भारत की मदद करे। लेकिन इसके बावजूद रूस ने भारत को अपना जो भी सामान आपूर्ति कर रहा था तब तक वो करता रहा। इसमें युद्ध के सामान भी थे, हथियार भी थे, उसमें कलपुर्जे भी थे युद्ध सामरिक महत्व के, तो वो करता रहा। और चीन पे उसने दबाव बनाया कि आप युद्ध बंद करो। तो 1962 में रूस के दबाव के कारण ही ये जो है दोनों के बीच, भारत और चीन के बीच, यानी चीन ने युद्ध विराम किया एक तरफा। उसके बाद 1963 का दौर आया जब भारत रूस के मध्य व्यापारिक और सामरिक समझौते हुए, यानी दोस्ती बढ़ती गई। फिर इसी दौरान भारत और रूस के बीच रूस ने भारत को मिग विमान की आपूर्ति करने और उसका रखरखाव करने के लिए करार किया, और भारत में तेल और प्राकृतिक गैस को खोजने में मदद के लिए भी एक एग्रीमेंट हुआ 1963 में। ये रूस भारत के विकास में ये मील का पत्थर साबित हुआ। क्या क्या? तो तेल और गैस की खोज करने में रूसी तकनीकी की मदद, और दूसरा मिग विमान की आपूर्ति और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी ये रूस ने ली थी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। फिर 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। फिर लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने रूस के साथ अपना संबंध जो चल रहा था उसको आगे ही बढ़ाने का काम किया, और इसका नतीजा हमें देखने को मिला। रिजल्ट 1965 में आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान ने कुछ उग्रवादी भारत में भेजे कश्मीर में, और वो कश्मीर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया उस पाकिस्तानी उग्रवादियों ने। पाक प्रशिक्षित, अब उसको उग्रवादी कर लें, उसको सैनिक कह लें, वो भारत में कश्मीर में घुस करके यहाँ पर में डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो उस समय भारत ने उन उग्रवादियों को खदेड़ दिया। ना केवल खदेड़ दिया दोस्तों, जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात हम आज कर रहे हैं वो आप 1965 को याद रखिए।
भारत की सेना ने उन उग्रवादियों को न केवल खदेड़ा बल्कि पाकिस्तान के उस हिस्से में घुस करके उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया जहां से उग्रवादियों को ट्रेनिंग मिल रही थी। और इसी कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई में पाकिस्तान पे भारत भारी पड़ने लगा। लेकिन उसमें हम पश्चिमी देशों का रुख देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे उन्होंने पाकिस्तान को पीड़ित बताया और भारत को आक्रमणकारी बताया। लेकिन उस समय फिर रूस हमारे साथ आया और रूस ने भारत को आक्रमणकारी मानने से इनकार कर दिया। रूस ने कहा कि भारत ने प्रतिरक्षा को लेकर के, आत्मरक्षा को लेकर के ये कदम उठाया है, भारत को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। और भारत के दबाव में ही इन देशों को भारत के दबाव में ही सोवियत वीटो के डर से ही रूस के दबाव में, रूस के वीटो के डर से ही अमेरिका और पश्चिमी देश भारत में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेना भेजने का प्रयास उनको रोकना पड़ा था। वो लोग चाहते थे कि यूएनओ की तरफ से कश्मीर में सेना भेजी जाए पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन रूस ने वीटो की चेतावनी दी और इस प्रोग्राम को ड्रॉप करना पड़ा। अब देखिए किस गहराई तक हमारा संबंध रूस से हो चुका था। ये 1965 की लड़ाई थी। फिर उसके बाद आया, हाँ, इसी 65 की लड़ाई में जब पाकिस्तान पर भारत बीस पड़ रहा था तो इंडोनेशिया, तुर्की और एक और तीसरा देश था, उसका नाम था ईरान। इन तीनों देशों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने की घोषणा की कि रूस ने फिर उनको धमकाया कि खबरदार अगर भारत और रूस के मामले में आप लोगों ने टांग अड़ाया तो। और फिर रूस की धमकी के कारण इन तीनों देशों को अपनी जो पाकिस्तान को मदद करने की जो उनकी योजना थी उसको ड्रॉप करना पड़ा था। ठीक, इसके बाद जो है 1966 में जनवरी में युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम होने के बाद आपको पता है ताशकंद में इसका समझौता हुआ और वहाँ हमारे शास्त्री जी की डेथ हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आया 1970 का दौर। 1970 में जैसा कि आपको जानते हैं पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो उसके दो हिस्से थे, दो साइड था। पश्चिम में पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और पूर्व में बंगाल का आधा हिस्सा जिसको उसमें पूर्वी बंगाल कहते थे वो भी पाकिस्तान को मिला था। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत थी वो पूरी सेना पर, पूरी सरकार पे पंजाबियों का वर्चस्व रखना चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा जो आज पाकिस्तान है उसमें पंजाबी बहुल लोग रहते थे और पूर्वी हिस्से में बंगाल के लोग। तो पंजाबी लोग कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल सरकार में बंगाल की दखल हो, बंगालियों की। इसलिए जब 1970 की पाकिस्तान के आम चुनाव में शेख मुजीब के नेतृत्व वाली अवामी लीग की जीत हुई और लगा कि मुजीब वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी मुजीब की, तो फिर पाकिस्तान जो पंजाब वर्चस्व वाले पाकिस्तानी सरकार थी उसने मुजीब को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और उसके बाद वहाँ अपनी सेना भेज दी पूर्वी बंगाल में और बंगाल के जो अवामी लीग के जो लीडर्स थे, जो समर्थक थे, उसका दमन शुरू हो गया और लाखों बंगाली मारे गए और लाखों को बेघर घर होना पड़ा, उनको शरणार्थी के बंद करके भारत आना पड़ा। अब लाखों शरणार्थियों का बोझ भारत कैसे उठाता? तो भारत ने पाकिस्तान से दमन रोकने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपनी खिलाफत के रूप में लिया और उसने भारत के खिलाफ युद्ध की चेतावनी दी। इस बीच भारत को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था, इसलिए क्योंकि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश पाकिस्तान के साथ थे। उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा जब बंगाल की अवामी लीग को सत्ता से बेदखल रखा गया। लेकिन जब भारत ने अपने क्षेत्र में आने वाले शरणार्थियों के मुद्दे को उठाया तो फिर अमेरिकन और अंग्रेज मतलब यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के नेतृत्व ने भारत का विरोध शुरू कर दिया। भारत समझ गया कि ये लोग जो है किसी साजिश में फंसे हुए हैं। तब भारत ने क्या किया, अगस्त 1971, भारत को तो स्थिति का पता लग गया। उन्होंने 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ
एक समझौता किया, भारत रूस मैत्री कहते हैं। 20 वर्ष के लिए ये समझौता हुआ था और इस समझौते में ये था, भारत की प्रधानमंत्री समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ये समझौता किया और समझौते में का जो क्लॉज 9 था ये था कि दोनों देश किसी उस तीसरे देश की मदद नहीं करेगा जो भारत या रूस के साथ लड़ाई में उलझेगा, बल्कि आपस में कोऑर्डिनेट करके कोशिश करेगा कि उस लड़ाई को तत्काल ख़त्म किया जाए और इस संबंध में दोनों देश एक दूसरे को जितना संभव हो सके मदद करेगा। स्पष्ट ये तो नहीं था कि भारत रूस की मदद करेगा लड़ाई के समय और रूस भारत की मदद करेगा, लेकिन ये था कि उस देश की कोई मदद नहीं करेगा दोनों देश जो इन दोनों में से किसी एक देश के साथ लड़ाई लड़ता है। तो उसके बाद जो है फिर उसी क्रम में भारत की का जो ये समझौता हुआ था 20 वर्षों के लिए हुआ था और इस समझौते के बाद भारत को इतना तो समझ में आ गया कि रूस हमारा साथ देगा। और फिर इसी बीच जब बांग्लादेश का मामला गरमाने लगा और शेख मुजीब को मुक्त वाहिनी का गठन करना पड़ा, तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान को लगा कि सब रार के पीछे भारत है, उसने 3 दिसंबर को भारत पे हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को भारत में हमला करने के बाद 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को यूएनओ में सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई और आपात बैठक में अमेरिका और इंग्लैंड ने ये प्रयास किया कि भारत को आक्रमणकारी घोषित करके भारत को जो है युद्ध से रोका जाए। लेकिन फिर रूस वहाँ पर भारत की मदद में आ गया। रूस ने 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई थी, 4 और 5 दिसंबर को 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर रूस ने 2 बार भारत के पक्ष में वीटो लगाया और अमेरिका के प्रस्ताव को 2 दिन में 2 बार गिरा दिया। फिर 6 दिसंबर को फिर अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया भारत के खिलाफ यूएनओ में, इस प्रस्ताव को भी रूस ने वीटो करके गिरा दिया। यानी भारत के मुद्दे पर रूस ने 3 दिन में 3 वीटो लगाया। अब समझ सकते हैं कि रूस से हमारी कितनी गहरी दोस्ती थी, ठीक। और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जैसे देशों को, रूस जैसे देशों को भारत के खिलाफ कुछ करने में कामयाबी नहीं मिली और रूस ने साथ में ये भी चिताया कि इन दोनों देशों के मामले में तीसरा देश अगर कोई टांग अड़ाएगा तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और इसके बावजूद ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और अमेरिका पाकिस्तान को इतना समर्थन देने के लिए तत्पर थे कि ग्रेट ब्रिटेन ने अपना 7वां बेड़ा जो युद्धपोत था उसको प्रशांत महासागर के रास्ते उसको हिंद महासागर की ओर उसका रुख मोड़ दिया, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर उसको भेज दिया ताकि पाकिस्तानियों की मदद हो सके। और इसी तरह से इंग्लैंड ने ईगल नाम के अपने युद्धपोत को भी प्रशांत महासागर के रास्ते भारत की ओर भेजा, बंगाल की खाड़ी की ओर। रूस को ये पहले समझ में आ गया और रूस ने अपना 22वां बेड़ा भारत की मदद के लिए, वो भी युद्धपोत था, बहुत परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बी उसने भारत की मदद के लिए हिंद महासागर में पहले ही भेज दिया। अमेरिका और इंग्लैंड की मदद जब तक पाकिस्तान को मिलती उससे पहले रूस ने हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में अपना 22वां बेड़ा भेज दिया और जिस कारण अमेरिका को और इंग्लैंड को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसको भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने से पहले रूस से टकराना पड़ता और रूस से टकराने का मतलब दोनों देश अच्छी तरह से जानते थे और इस कारण पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को एक साथ भारत के सामने समर्पण करना पड़ा था। निश्चित रूप से उस लड़ाई में भारत के सैनिकों की, भारत की सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति और पराक्रम का महत्व था, लेकिन इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि रूस ने हमें इस युद्ध में खुलकर हर तरह से मदद की थी और ये संयुक्त प्रयास था कि पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी दोस्तों। और फिर शिमला समझौता हुआ था जिसमें ये बात तय हुई थी कि भारत और अपने पाकिस्तान अपने सभी विवाद द्विपक्षीय वार्ता से हल करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का दखल नहीं होगा। उसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रति, भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव वहाँ पास नहीं हो पाया क्योंकि शिमला समझौता में पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया था। इस पे भी अलग वीडियो हो सकता है। फिलहाल हम रूस और भारत के संबंधों पर आते हैं। तो दोस्तों इसी वर्ष हालांकि आपको पता है ये हो गया, आपको हमने बता ही दिया कि इस तरह से रूस जो है हमारी किस तरह से मदद की। फिर 2 अक्टूबर 1972 को भारत रूस के बीच
कई समझाते हुए जो विज्ञान और तकनीकी हस्तांतरण से संबंधित थे, रूस ने हमें कई सारे तकनीकी दी उस समय। 1973 में औद्योगिक करार हुए, औद्योगिक समझौते हुए। फिर इसी समझौते के तहत उस समय लियोनिद ब्रेजनेव भारत आए थे 1976 में, और उन्होंने कहा था कि भारत और रूस की दोस्ती पर्वतारोहण की तरह है। पर्वतारोहण में जैसे आप एक पर्वत चोटी को विजय प्राप्त करते हैं, फिर सामने दूसरा पर्वत देखता है और आपके मन में होता है कि इस पर्वत पे भी चढ़ जाए। तो इसी तरह से भारत और रूस की दोस्ती जितनी आगे बढ़ रही है, हमें उतनी अधिक संभावनाएं और दिख रही है। ये लियोनिद ब्रेजनेव जो उस समय रूस के सुप्रीमो थे, उनका ये बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था भारत रूस संबंधों को दर्शाने के लिए। तो उसी कड़ी में 1976 में इंदिरा गांधी रूस गईं और फिर वहाँ कई समझौते हुए। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो लगा कि कुछ ये आएगी, रिश्तों में खटास आएगी, लेकिन मोरारजी देसाई ने भी संबंधों को आगे रूस संबंध भारत संबंधों को तरजीह दी। फिर इसी बीच कंबोडिया का मामला आया तो फिर दुर्भाग्यवश भारत रूस की वो अपेक्षित सहयोग नहीं कर पाया। जिस तरह से उसने कोरिया युद्ध में भारत का रूस का साथ नहीं दे पाया था, उसी तरह से 1900 कंबोडिया युद्ध में भी रूस का अपेक्षित सहयोग नहीं कर पाया था। केवल कंबोडिया युद्ध में भी नहीं, 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी, तो उस समय भी भारत ने कूटनीतिक रूप से गलती की और उसने रूस के स्टैंड को अनचिछाया। भारत चाहता तो चुप भी हो सकता था, लेकिन उसमें रूस को गलत करार दे दिया। भारत ने गलत कहा रूस के स्टैंड को। हालांकि भारत ने साथ में ये भी कहा कि रूस को अफगानिस्तान में सेना इसलिए भेजना पड़ा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसको इसके लिए बाध्य किया। यानी रूस बैलेंस बना के रखना, भारत ने बैलेंस बनाना चाहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रूस जैसे देश जो आपका इस तरह से साथ देता रहा, उसके लिए आपको खुल करके खुले मन से आपको साथ आना चाहिए था, जो भारत ने ये गलती कर दी थी 1979 में। इसके बावजूद भी भारत रूस के संबंधों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोस्ती बढ़ती रही। और 1982 में भारत को रूस ने MiG-27 की आपूर्ति की, T-72 टैंक की आपूर्ति की, और इनके रखरखाव के लिए भारत में ही फैक्ट्री स्थापित करने के करार पे समझौता किया। ये बहुत बड़ा था। इसके बाद भी भारत रूस की दोस्ती बनी रही। 1984 में 1984 में रक्षा के क्षेत्र में फिर कई समझौते हुए, और फिर आता है 1985 के दौर, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुए। उसमें दोनों देश की दोस्ती और ऊंचाई पर पहुंची, और यहाँ तक कि 1985 में राजीव गांधी रूस गए, कई समझौते हुए। फिर 1985 में ही राजीव गांधी यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए थे, और यूरोपियन देशों की यात्रा से लौटते समय वो अचानक रूस पहुँच गए। जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान अचानक पहुंच गए थे, उसी तरह से 1985 में हमारे राजीव गांधी अचानक बिना किसी प्रोग्राम के रूस पहुंच गए थे। ये दिखाता है कि भारत और रूस की दोस्ती किस लेवल पे थी। तो फिर वहाँ के समझाते हुए, और फिर 1987 में भारत जो है 1987 में भारत में सोवियत महोत्सव और रूस में भारत महोत्सव शुरू हुआ। समझ गए, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद 90s का समय आता है, जब गोर्बाचोव के पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के कारण रूस का विखंडन हो गया, रूस के 15 राज्य अलग हो गए। फिर गोर्बाचोव को आपको याद होगा कि नज़रबंद कर लिया गया था। उस समय भारत का स्टैंड अच्छा नहीं रहा था। फिर गोर्बाचोव रिहा हुए थे, लेकिन चूंकि नज़रबंदी के समय भारत का स्टैंड अच्छा नहीं रहा था, तो गोर्बाचोव ने भारत को तरजीह नहीं दी थी। खैर, उसके बाद फिर येल्त्सिन बने रूस के सुप्रीमो, और येल्त्सिन के बाद जो है भारत और रूस के संबंधों में जो है वो मतलब गर्माहट नहीं रही, क्योंकि 1991 में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने का करार किया था। क्रायोजेनिक इंजन भारत के जो सैटेलाइट परियोजना प्रोजेक्ट है उसको गति देने के लिए था। GSLV जैसे सैटेलाइट को छोड़ने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में 1993 में रूस ने इस करार को कैंसिल कर दिया। इस करार को जब कैंसिल कर दिया, अब उस समय देखिए हमारा अगर एक भारत
देश का नागरिक होने के नाते सोचें तो रूस ने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को 20 साल पीछे धकेल दिया था। ये बहुत सही बात है, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन नहीं देने से हमारा जो प्रोजेक्ट था वो पिछड़ गया था। हमें फिर से खुद क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना पड़ा और उसमें 20 साल लग गए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और हमें जाननी होगी कि सोवियत विघटन के बाद रूस की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, सामरिक लिहाज से भी, आर्थिक लिहाज, खास करके आर्थिक लिहाज से। और उससे आर्थिक मोर्चे पे जो है आर्थिक जो उसकी जो स्थिति खराब हुई थी, बदहाली के लिए उसको पश्चिमी देशों की मदद की ज़रूरत थी। अब पश्चिमी देश यानी अमेरिका, यानी पश्चिमी देश यानी अमेरिका, यानी ग्रेट ब्रिटेन, यानी फ्रांस, और ये सब वही है जो अमेरिका कहता है वही करते बाकी देश। तो पश्चिमी देश क्यों चाहता है कि भारत को क्रायोजेनिक इंजन मिले? तो पश्चिमी देशों ने रूस के सामने शर्त रख दी कि आपकी मदद हम तभी करेंगे जब आप भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं दें, क्योंकि ये MRTP संधि का समझौते का उल्लंघन है। और रूस को उनकी शर्तें माननी पड़ी थी। और दोस्तों, वही उसी समय था जब भारत के अखबारों ने, भारत की मीडिया ने भारत सरकार को ये सुझाव दिया कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अपनी सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो रूस के विकल्प के रूप में और देशों की ओर भी देखें। और सर वही समय है जब हमारे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, PV नरसिम्हा राव, और उन्होंने रूस के विकल्प के तौर पर जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे देशों की ओर उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। उस समय के बाद से लेकर के हाल तक रूस और भारत का संबंध जो है, चूँकि बहुत ही ट्रेडिशनल संबंध है और बहुत ही टाइम ट्विस्टेड और सीजनड रिलेशन था, इसलिए संबंधों में अब तक कड़वाहट नहीं आई है। लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं जब रूस भारत के खिलाफ खड़ा रहा, और भारत के खिलाफ तो छोड़िए, कई ऐसे मामले में उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया है, रूस ने चीन का पक्ष लिया है। अभी इसी फरवरी महीने की बात है, भारत के जो विदेश मंत्री है, रूस के विदेश मंत्री भारत आए थे। भारत आने के बाद वो सीधे उसी समय रूस के विदेश मंत्री भारत आए। भारत आने के बाद वो चले गए, सीधे पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया। और फिर हालांकि उन्होंने कहा था कि भारत को इस समझौते से मतलब घबराना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे होगा? हमारे पाकिस्तान से आप दोस्ती करेंगे तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उन्होंने चीन को कई ऐसे अस्त्र दिए हैं। और अभी तालिबान का मुद्दा है, तालिबान के मुद्दे पर भी रूस अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा है, और रूस चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है, और भारत अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर में हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे इस वीडियो का, हमारे इस पूरे प्रकरण का एक अलग चैप्टर है कि आखिर भारत रूस संबंधों की जो गर्मजोशी थी, जो गर्माहट थी, वो धीरे धीरे ख़त्म क्यों हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ दोनों पक्षों का कसूर थोड़ा थोड़ा है। हमने सीधे जो है अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसके बावजूद जब 1993 में क्रायोजेनिक इंजन डील कैंसिल हुई थी, तो हमने रूस की मजबूरी को नहीं समझा। हालांकि हमें 4-5 साल का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि आर्थिक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में 4-5 साल इतना बड़ा लंबा टाइम होता है कि कोई भी देश अपनी जो आंतरिक मुसीबतें हैं उसको पार कर जाता है। और अगर 4-5 साल हम इंतजार कर लेते तो रूस फिर हमारी मदद के लिए आ सकता था। उसमें उसकी मजबूरी थी कि पश्चिमी देशों से उसको आर्थिक मदद लेनी थी, और उसकी शर्तों को इग्नोर नहीं कर सकता था। और हमने रूस को छोड़ दिया, हम पाकिस्तान की तरफ, हम अमेरिका की तरफ बढ़ गए। अमेरिका यही चाहता था। और दोस्तों, उस एक कारण और है। असल में दरअसल हुआ क्या, तो रूस ने हमें सैनिक साजो सामान तो दिया, लेकिन उसके कल पुर्जे की आपूर्ति में लंबा टाइम लगने लगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह है रूस और भारत की दोस्ती, भारत के जो करार हैं उसको ख़त्म करने में। जैसे कि मान लो मिग का या किसी रूस द्वारा दी गई किसी तकनीकी का कोई
पार्ट पुर्जा हमको चाहिए। तो जब हम उसको रूस को ऑर्डर करते थे तो फिर रूस जो है, हम रूस सरकार को ऑर्डर करते थे और रूस सरकार जो है वो जो प्रोडक्ट जो आपूर्ति करता जो कंपनी है उसको कहती थी, और फिर मतलब इस चैनल से वो हमारे पास तक पहुंचता था। तो किसी सामान की ज़रूरत तो हमें जनवरी में है और हमें उपलब्ध होता था मार्च में, अप्रैल में जा कर के। तो अगर ये सामरिक लिहाज से ये सही नहीं था। मान लो आज हमें चीन से युद्ध हो जाए और रूस से हमें गोला बारूद मंगाना पड़े और रूस हमें 3 महीना लगा दे देने में, तो फिर क्या होगा। तो भारत ने इन ज़रूरतों को समझते हुए एक तो लोकल प्रोडक्शन शुरू किया और दूसरा दूसरे देशों से भी उसने करार शुरू किया। लेकिन दोस्तों रूस ने भारत की इस मजबूरियों को समझा है। उसने कई ऐसे मामले हुए हैं जब रूस ने गोला बारूद या सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण उत्पादों की आपूर्ति के लिए रूस ने भारत को यह अधिकार दिया है कि आप डायरेक्ट रूस के संबंधित कंपनी से डील कर सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ बनाई है। तो ये एक, और दूसरी बात यह है कि रूस ने ये भी मानना शुरू कर दिया है कि जो भारत को जो भी कुछ निर्यात हमने किया है उसको थोड़ा महंगा है। तो रूस ने महंगाई पर भी अंकुश लगाने के लिए भारत को सस्ते दर पे उपलब्ध हो सके उत्पाद, उस पर भी रूस ने थोड़ा बहुत काम किया है। लेकिन चूंकि रूस चीन को भी उतना ही, अब आज की तारीख में हमारा सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी चीन है। और दुर्भाग्य यह है कि रूस की जितनी दोस्ती भारत के साथ है उतनी ही दोस्ती चीन के साथ भी है। यानी वो न तो चीन को छोड़ना चाह रहा था और न भारत को छोड़ना चाह रहा था। और दूसरी तरफ भारत का जो मेन प्रतिद्वंदी है, जिससे भारत को थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत है या सावधान रहने की ज़रूरत है, वो चीन है। इस डरने की ज़रूरत इसलिए है कि चीन दगाबाज देश है, चीन धोखेबाज है और चीन छुप के वार करता है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। तो इस कारण चीन से हमें डरने की भी ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जब हम चीन से अपने संबंधों को देखते हैं तो हमें बीच में रूस दिखाई देता है। अभी हाल ही का एक मामला है S-400 जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उस डिफेंस सिस्टम को रूस ने एक तरफ तो भारत पहले चीन को दिया, फिर भारत को दिया। अब जब दोनों देशों के पास S-400 होगा तो फिर हम बैलेंस जीरो पे आ गए ना हमारी पावर। तो फिर हमने इतना 40,000 करोड़ हमने क्यों खर्चा किया रूस से ये डिफेंस सिस्टम लेने के लिए, जब उन्होंने चीन को भी दे दिया। फिर S-500 रूस नेक्स्ट वर्जन बना रहा है, वो S-500 भी वो चीन को भी देगा, भारत को भी देगा। तो मतलब ये है कि रूस व्यापार कर रहा है, वो भारत चीन संबंधों के बीच की जो ये है कड़वाहट है, उससे वो मुनाफा कमा रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसलिए भारत को एक ऐसा देश चाहिए जो वो चीन का ना हो करके वो भारत के लिए काम करे, भारत को मदद करे। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखो तो भारत को कौन दिख रहा है? भारत को अमेरिका दिख रहा है और भारत को फ्रांस दिख रहा है। और दूसरी तरफ क्या है तो चाइना सागर, साउथ चाइना सी में तो रूस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन साउथ चाइना सी पर जैसा चीन पूरा प्रभुत्व अपना जमाना चाह रहा है, तो उस साउथ चाइना सी के कारण, अगर जैसा कि चीन अभी मान रहा है पूरी साउथ चाइना सी के 30 लाख वर्ग किलोमीटर दायरे को वो अपना मान रहा है, अगर उस पर वो अधिकार कर लेता है तो इस हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जो दुनिया का 30% व्यापार होता है उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। उस रास्ते को ब्लॉक करने से क्या होगा, अमेरिका और यूरोपीय देशों का जो व्यापार हिंद महासागर के देशों के साथ होता है उस पर वो कब्जा कर लेगा। ये 80 ट्रिलियन डॉलर का ये कारोबार है। तो ये कैसे संभव है? तो इसलिए वहाँ घेरने के लिए, जबकि वहाँ रूस जो है इधर से तटस्थ है, तो यहाँ भी चीन को टक्कर देने के लिए भारत को अमेरिका की दोस्ती चाहिए, भारत को ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती चाहिए और भारत को अन्य एशियान देशों की दोस्ती चाहिए। तो भारत ना चाहते हुए भी चीन के कारण रूस के रास्ते में आ रहा है। और यही एक मुद्दा है जो कि भारत और रूस के संबंधों के बीच में एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा कर रहा है। अब ऐसे परिस्थिति में रूस को भी थोड़ा सा दरियाली दिखानी पड़ेगी।
हालांकि रूस का चीन के साथ दोस्ती तो है, लेकिन कई मुद्दों पे उससे मतभेद भी है। क्रीमिया 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तो चीन ने इसका विरोध किया था। चीन ने इसका विरोध किया था। और इसी तरह से सखालिन द्वीप को लेकर भी रूस और चीन के बीच विवाद है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब चीन के साथ रूस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तकाजा है कि अमेरिका रूस पर प्रेशर बना रहा है। तो प्रेशर बना रहा है तो कहाँ जाएगा, उसको चीन ही मिल रहा है। तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस को चीन की ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों यही है आज का। तो और अभी अगर हम मौजूदा परिस्थिति में देखें तो भारत और चीन के बीच संबंधों में, भारत और रूस के बीच संबंधों में अभी भी भारत का जो 56% जो भारत सामरिक लिहाज से देखें तो भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। और उसका भारत के संपूर्ण आयात का लगभग 56% आज भी रूस ही दे रहा है। और दोनों देशों के बीच 8 अरब डॉलर का सालाना कारोबार है। और 2025 तक इसे 30 अरब डॉलर में 8 खरब डॉलर का कारोबार है। और 2025 तक इसे 30 ट्रिलियन डॉलर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कि आपको मैंने बताया कि भारत और रूस के संबंधों पे अपनी कोई टिप्पणी करने से पहले, जैसा कि आजकल जो है सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, रूस की हेकड़ी भारत ख़त्म कर देगा, भारत ने रूस को ऐसे घेर लिया, ऐसे रूस चालों खाने चित्त हो गया, तो ये सही बात नहीं है। हमें अब पुराने संबंधों को याद रखना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि अमेरिका एक व्यापारिक देश है। अमेरिका हमारी मदद तब तक करेगा जब तक उसको फ़ायदा दिखेगा। अगर जिस तरह से रूस और भारत के संबंधों के बीच में हमने देखा कि कोरिया युद्ध में भारत कुछ नहीं कर पाया, कंबोडिया युद्ध में भारत ने रूस का साथ नहीं दिया, अफगानिस्तान के मामले में भारत ने रूस का साथ नहीं दिया, फिर भी रूस हमारे साथ खड़ा रहा। और हम किसी एक मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों। और अगर आप इससे चाहें तो इस पे एक समीक्षात्मक स्टोरी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहद ही उपयोगी हो सकता है, इस पे भी एक बना सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस पे एक स्टोरी बनाकर जरूर डालेंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपके लिए उपयोगी होगा ऐसा मेरा दावा है। और अगर आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।